दाई होना दे माल ता फॉर्म रखड़े दे पागे वर्किंग हम शवे दे बेटा क्या हाल है ठीक ठाक। अच्छा जी, मैं जरा आज ट्रैफिक में फंस गया था। बीआरटी वालों की हड़ताल है तो प्रेस यहाँ पे ट्रैफिक बहुत ज्यादा हो गया। Aba, aba, इसी जाए वर्ष रूल बड़ी ठीक है, शुरू कर दें। नोटिस देंगे अगर आपने उसको टर्मिनेट करना है। फॉलोइंग आर द रूल्स फॉर दिस वे ऑफ टर्मिनेटिंग ए कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करने का अगर आप ये तरीका चुनते तो उसके ये रूल्स है। फर्ज करें आप उसको क्या कर रहे हैं, टर्मिनेशन का लेटर भिजवाते हैं, नोटिस भिजवाते हैं, तो ये रूल्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे। पहला रूल, whatever the contract may specify, notice must not be less than minimum statutory period। आपका जो नोटिस है वो स्टेट्यूटरी पीरियड से क्या होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। आगे पढ़ेंगे कि स्टेट्यूटरी पीरियड कितना है और आप देखेंगे कि एम्प्लॉइज को बहुत ज्यादा फायदे हैं। मतलब आप इतने दिनों एडवांस में नोटिस भेजोगे कि हम आपकी टर्मिनेशन करना चाहते हैं, आपकी एम्प्लॉयमेंट को ख़त्म करना चाहते हैं, इस तारीख से ये एम्प्लॉयमेंट ख़त्म हो जाएगी। अब वो तारीख कितना दूर होना चाहिए उसके बारे में आपसे नीचे ये सारी चीज़ें लिखी हुई है। देयर इज नो नीड टू गिव अ रीजन फॉर नोटिस। ये भी ज़रूरी नहीं है कि आप रीज़न दे दो नोटिस का। But if the employment contract requires, then reason need to be given। अगर कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि विदाउट एनी रीजन आपको नहीं निकाला जाएगा, फिर तो रीजन देना पड़ेगा। अगर कुछ नहीं लिखा तो इसका मतलब है आपको रीजन देने की भी जरूरत नहीं है, आप किसी को भी क्या कर सकते हैं, टर्मिनेट कर सकते हैं। If the contract pre-specifies the reason for notice, then notice can only be given for a specified reason only। अगर पहले से लिखा हुआ है अगर फलाना फलाना काम करोगे तो हम आपको टर्मिनेट करोगे, अगर वो काम होता है तो टर्मिनेट करेंगे वरना टर्मिनेट नहीं करेंगे। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। सेल मैनेजर को या सेल्समैन को ये कह दिया अगर तुम डंपिंग करोगे तो हम क्या कर देंगे, आपके कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर देंगे। अब डंपिंग क्या चीज है पहले तो ये समझना चाहिए। डंपिंग का मतलब ये है कि जो गुड्स है वो नहीं बिक रहे लेकिन फिर भी आप क्या कर रहे, दुकानदार के पास जमा कर रहे हो, तो एक टाइम आएगा दुकानदार वो सारे गुड्स आपको वापस कर देगा। मार्केट में अगर कैपेसिटी नहीं है तो वो आपको वापस कर देगा। ये क्या कहलाता है, ये डंपिंग कहलाता है। Law has decided a minimum period of notice that must be given on either side। लॉ ने पहले से डिसाइड कर दिया है कि मिनिमम कितना होना चाहिए और कम से कम वो क्या करेंगे, आप जरूर उतना सब्र करेंगे, उतने टाइम के लिए आप उसको अलाउ करोगे। समीर बेटा, डंपिंग का मतलब ये है कि सामान को एक जगह इकट्ठा करना। अब डंपिंग को मैं यहाँ कैसे इस्तेमाल कर सकता हूँ मार्केट टर्मिनोलॉजी में, कि एक्चुअल सेल नहीं हो रही लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, सेल को बढ़ा चढ़ा के पेश करने के लिए ये सब तमाम सामान या तमाम जितने भी सप्लाईज है उसको क्या करता हूँ, दुकानदार के पास रखता हूँ। अब दुकानदार अगर उसको नहीं बेचता तो कुछ अरसे बाद आपको वापस बेच देगा ना, वापस करेगा कंपनी को। ये डंपिंग कहलाता है। समीर बेटा क्लियर है डंपिंग? ठीक है। Law has decided minimum period of notice that must be given on either side। अगर ये मिनिमम पीरियड है, अगर एम्प्लॉय छोड़ के जाना चाहता है तब भी
मिनिमम पीरियड ऑफ नोटिस गिवन है, अगर एम्प्लॉयर उसको छोड़ना चाहता है तो तब भी मिनिमम पीरियड ऑफ नोटिस गिवन है। दिस पीरियड में बी एक्सटेंडेड बट कैन नॉट बी रिड्यूस, इससे रिड्यूस नहीं हो सकता, हाँ एक्सटेंड जरूर हो सकता है। टेक्निकली रिमूवल बाय नोटिस इज अ फॉर्म ऑफ डिसमिसल, though it may not be necessarily a breach of contract, however it is also possible that it is an unfair dismissal। जो रिमूवल नोटिस के जरिए की जाती है तो नॉर्मली ये क्या है, ये एक नॉर्मल डिसमिसल का तरीका है। ये जरूरी नहीं है कि ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो, लेकिन अगर आपको लगे कि मुझे जानबूझकर निकाला जा रहा है इस तरीके से तो ये अनफेयर डिसमिसल हो सकता है। बेटा आप मुझे 1 मिनट दीजिएगा। सॉरी फॉर द इंटरप्शन। तो रिमूवल इस तरीके से जो है ये नॉर्मल डिसमिसल है, ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। हाँ अगर ये एम्प्लॉय साबित कर सके कि ये अनफेयर डिसमिसल है, मैं काम भी ठीक कर रहा था, मुझे अप्रेजल्स भी मिल रहे हैं, लेकिन वो सीट भी अभी मौजूद है, लेकिन मुझे ये कहा कि तुम निकल जाओ, तो ये क्या कहलाता है, अनफेयर डिसमिसल कहलाता है। During the notice period, employee is entitled to an average of previous 12-week earning। नोटिस पीरियड के दौरान एम्प्लॉय को कितने पैसे मिलेंगे, पिछले 12 महीनों का, पिछले 12 हफ्तों का जो भी एवरेज होगा उसको वो पर वीक मिल रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल आज मैं नोटिस देता हूं तो मेरा, या आज मुझे नोटिस मिलता है तो मेरा एम्प्लॉयर क्या करता है, पिछले 12 वीक्स का जो एवरेज होगा उस नोटिस पीरियड में मुझे उतने पैसे मिलेंगे। अब पिछले 12 वीक्स का एवरेज मुझे ज्यादा मिल रहा है तो ज्यादा मिलेंगे, कम मिल रहा है तो कम मिल रहे होंगे। ये बात क्लियर है। पिछले 12 वीक्स का एवरेज निकाल के पर वीक दिया जाएगा नोटिस पीरियड में। जी बताएं, उबैद, आसाम, मारोश, मरियम, इफजाल, ठीक है। If an employee is dismissed, he may ask for written statement for reason of dismissal। वो रिटर्न स्टेटमेंट मांग सकता है कि मुझे क्यों निकाला। आपने देखा ना नवाज शरीफ ने कहा मुझे क्यों निकाला। Which employer is bound to provide within 14 days, और एम्प्लॉयर बाउंड है कि 14 डेज में क्या करे, उसको दे दे। दिस स्टेटमेंट इज एडमिसिबल एविडेंस ऑफ द एम्प्लॉयमेंट ट्राइब्यूनल, और वो स्टेटमेंट क्या होता है, अदालत में एज एन एविडेंस क्या होगा, एडमिसिबल है, तस्लीम किया जाता है कि इस वजह से इसको निकाला गया है। इन अदर वर्ड अदालत में इसको बेस बनाकर क्या करता है, केस लड़ा जा सकता है। मिनिमम पीरियड ऑफ नोटिस इज द फॉलोइंग रूल्स। अब मिनिमम पीरियड की बात आ गई है। पे तो आपको पता चल गया कि पिछले 12 वीक्स का एवरेज पर वीक मिलेगा। अब होगा क्या, मिनिमम पीरियड किस तरह से डिसाइड करेंगे। इट इज कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन कंटिन्यूस सर्विस ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ये बेस करता है किस चीज पर, कि उस एम्प्लॉयर के साथ आपने कितना टाइम गुजारा हुआ है। A continuous employment of 1 month or less than 2 years तो 1 week notice। अगर 2 साल से कम अरसा हुआ है
1 महीना से ज्यादा लेकिन 2 साल से कम हुआ है तो 1 वीक का नोटिस, 1 महीने से भी कम हुआ है तो डायरेक्ट फारिग कर सकते हैं। A continuous employment of 2 year and more but less than 12 year, 1 week for each completed year of continuous employment. For example, 4.5 साल आपके गुजरे हैं इस एम्प्लॉयर के साथ, तो 4 हफ्तों की जो पीरियड है वो आपके लिए क्या होगा, स्पेसिफिक पीरियड होगा, या आप इसको कह सकते हैं कि जो डिसमिसल पीरियड है वो इतना ही होगा। अब मिनिमम पीरियड अगर 12 साल से ज्यादा कंटिन्यूस है तो फिर कितना होगा, 12 वीक्स होंगे। अब ये 12 वीक्स कितने बनते हैं, तकरीबन 3 महीने बनते हैं। 3 महीनों का नोटिस पीरियड एम्प्लॉयर ने देना होगा। फॉर एम्प्लॉय इफ ही और शी हैज सर्व फॉर मोर देन ए मंथ 1 वीक नोटिस। अगर 1 महीने से ज्यादा हो चुका है तो 1 महीने का नोटिस है। नोटिस मस्ट कंटेन द डेट ऑफ इट्स एक्सपायरी। नोटिस में लिखा होगा कि कब आपका ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये मुकम्मल खत्म होने जा रहा है। ईच पार्टी मे वेव ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ नोटिस और एक्सेप्ट द सम इन ल्यू ऑफ नोटिस। इसमें से कोई भी पार्टी ऐसा कर सकता है कि नोटिस को खत्म करे, कि नोटिस ना दो और क्या करे, एक्सेप्ट द सम, और पैसों को एक्सेप्ट करे नोटिस के बजाय। देखो नोटिस क्या होता है, आप जाएंगे ऑफिस, आप काम करेंगे, उस पीरियड में आपको पैसे दिए जाएंगे। अगर एम्प्लॉयर ये कहता है कि यार मैं तुम्हें पैसे दे रहा हूं ना, बस कल से ना हो, तो आपको पैसे दे दिए जाएंगे। अगर आप एक्सेप्ट करते हो तो ऐसा हो सकता है कि नोटिस पीरियड के बगैर आप पैसे ले लो और आप यहां से चले जाओ। होपफुली ये बात क्लियर है। सही है। अगला है, दिस पीरियड इज मिनिमम पीरियड, पार्टीज में सेट ए बाइंडिंग हायर पीरियड। और इससे हायर पीरियड भी क्या कर सकता है, पार्टी सेट कर सकते हैं। ये मिनिमम पीरियड के रूल्स है जो मैंने आपको बता दिए। अच्छा बेटा ये बता दूं, ये मिनिमम पीरियड हमेशा से एग्जाम में टेस्ट होता है और एग्जामिनर का ये एक फेवरेट टॉपिक है, तो ये आपको क्या करना चाहिए, बिल्कुल रट्टा लगा देना चाहिए इस पे। कुछ डेफिनेशन से पढ़ते हैं। समरी डिसमिसल। समरी डिसमिसल क्या है, विदाउट एनी नोटिस कोई डिसमिसल किया जाए तो ये समरी डिसमिसल कहलाता है। वेयर एम्प्लॉयर डिसमिसेस द एम्प्लॉय विदाउट नोटिस, they may do this if employee has committed a serious breach of contract। अगर एक serious breach of contract है तो ये मुमकिन है। कंस्ट्रक्टिव डिसमिसल। कंस्ट्रक्टिव डिसमिसल क्या है, is where the employer commits a breach of contract thereby causing the employee to resign। एम्प्लॉयर ने ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दी कि एम्प्लॉय क्या करता है, रिजाइन कर देता है। बाय इम्प्लीकेशन दिस इज आल्सो डिसमिसल विदाउट नोटिस। और ये भी क्या होता है, डिसमिसल विदाउट नोटिस होता है। देखो उसके लिए ऐसे सर्कमस्टांसेस क्रिएट कर दिए कि वो खुद क्या करता है, एम्प्लॉयर को कहता है मैं जाना चाहता हूं। थर्ड, wrongful dismissal is a common law concept arising in specific circumstances। It gives an employee an action for breach of contract। अब wrongful dismissal में क्या होता है, एम्प्लॉय को एक स्पेसिफिक एक्शन मिलता है। एक्शन का मतलब ये है, इट गिव्स एन एम्प्लॉय एन एक्शन। एन एक्शन ये है कि उसको क्या करे, दोबारा से बहाल करना, गवर्नमेंट ये ऐलान कर दे, या एम्प्लॉय जो चाहता है कोर्ट फिर वही डिसीजन देता है। क्योंकि एम्प्लॉयर क्या हुआ, उसने गलती की, और एम्प्लॉय क्या है, अब उसको कंपेंसेट करना है।
तो स्पेसिफिक एक्शन आपने पढ़ा है ना कि एम्प्लॉय क्या करे, एक स्पेसिफिक एक्शन की तरफ जाए। और मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। स्पेसिफिक एक्शन है क्या, अगर किसी के 3 साल हो जाते हैं किसी भी ऑफिस में, तो बाय लॉ उसको परमानेंट कर देना चाहिए। अब ये क्या कहलाता है, अगर वो परमानेंट नहीं करते तो ये रॉन्गफुल डिसमिसल होता है कि आपका कॉन्ट्रैक्ट हम रिन्यू नहीं करते। भाई 3 साल से ज्यादा हो गए, अब तो ये परमानेंट है। अब तो आप क्या करोगे, इसको नोटिस भिजवाओगे कि क्यों हम आपको डिसमिस करते हैं, या आप क्या करेंगे, मिनिमम नोटिस के पैसे दोगे। पाकिस्तान में ये 3 साल है। Unfair dismissal is a statutory concept introduced by employment protection legislation. As a general rule, employees have the right not to be unfairly dismissed. एम्प्लॉइज के साथ ये राइट जरूर है कि मुझे अनफेयर डिसमिस किया गया है, मेरी जॉब वापस कर दें। जी बिल्कुल, ये रॉन्गफुल है अगर एम्प्लॉय को बगैर किसी वजह से निकाल दिया गया है। Fair dismissal is a statutory concept where the person has been dismissed as a result of fair reason under legislation. legislation में जो fair reasons है उसके बेस पर उसको डिसमिस किया गया, तो ये fair dismissal है। Termination of employment by the breach of contract, 3 तरह के डिसमिसल यहाँ पे बता दिए हैं। कंस्ट्रक्टिव, समरी और रॉन्गफुल या अनफेयर, ये 3 तरह है। रॉन्गफुल और अनफेयर एक ही कैटेगरी है, रॉन्गफुल फिर अलग है और अनफेयर को अलग कर दिया गया है। पढ़ते जरा, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयमेंट में कैसे हो सकता है समरी डिसमिसल, कंस्ट्रक्टिव डिसमिसल, इनएबिलिटी ऑफ द एम्प्लॉयर्स बिहाफ टू कंटिन्यू, एम्प्लॉयर ये कहता है कि यार मेरे बिहाफ पे आप कंटिन्यू नहीं कर सकते, कोई भी रीजन हो सकता है। रेपुटेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट बाय द एम्प्लॉय, और एम्प्लॉय ने क्या किया, इसको खत्म कर दिया, एम्प्लॉय ने कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर दिया। एक एक को पढ़ते हैं जरा डिटेल में। समरी डिसमिसल, दिस अकर्स वेयर एम्प्लॉयर डिसमिसेस द एम्प्लॉय विदाउट नोटिस। There are 2 situations possible. Without notice dismiss कर दिया तो 2 situation हो सकती है। First is that if the employee has made a serious breach of contract of employment, then the employer has no blame and he incurs no liability. And second situation, बेटा यहाँ पे आ रहा है समरी और रॉन्गफुल में क्या फर्क है। रॉन्गफुल डिसमिसल बाय नोटिस भी हो सकता है। देखो मैं एक काम करता हूं, आपके तमाम परफॉर्मेंसेस अच्छे जा रहे हैं, आप कंपनी के लिए बड़ा फ्रूटफुल बिजनेस ला रहे हैं, और मैं क्या करता हूं, आपको कहता हूं यार ये नोटिस ले लो, 3 महीने बाद आप क्या करें, डिसमिस हो जाएंगे। अब ये क्या है, ये नोटिस बाय नोटिस है, लेकिन ये अनफेयर डिसमिसल है। अब जो समरी डिसमिसल है वो ऑन द स्पॉट होता है, बस कल से मत आना, ये क्या कहलाता है, समरी डिसमिसल कहलाता है। अभी क्लियर है? बेटा देखो समरी डिसमिसल में क्या होता है, बड़ा सिंपल सा होता है कि आप क्या करते, किसी को ये कहते हैं एम्प्लॉय को कि कल से मत आना, ये समरी डिसमिसल है। जो आप रॉन्गफुल कह रहे हो, रॉन्गफुल डिसमिसल में ये है कि आप उसके लिए तरीके ढूंढते हो कि कैसे ये चला जाए, या विदाउट एनी रीजन आपने नोटिस दे दिया, अब ये रॉन्गफुल है, अनफेयर है या रॉन्गफुल है। अब आप क्या करते, या उसको क्या कहते हैं, उसके लिए ऐसे सिचुएशन क्रिएट कर दिया कि वो क्या करे, रिजाइन करे, अब ये रॉन्गफुल है। समरी भी रॉन्गफुल हो सकता है। समरी में
आप फेयर डिसमिसल भी हो सकता है और रॉन्गफुल डिसमिसल भी हो सकता है। आपने किसी को डिसमिस कर दिया क्योंकि उसने एक सीरियस ब्रीच किया आपके ख्याल में। अब अगर आपका ख्याल ठीक है तो ये समरी डिसमिसल ठीक है, फेयर है। अगर आपका ख्याल गलत है तो ये समरी डिसमिसल अनफेयर या रॉन्गफुल है। जी बेटा अभी क्लियर है? सही है। तो नंबर 1, एम्प्लॉय ने एक बहुत बड़ा ब्रीच किया है जिसकी वजह से आपने उसको निकाला है। द एम्प्लॉयर हैज नो ब्लेम एंड ही इनकर्स नो लायबिलिटी। जबकि दूसरे सिचुएशन में, सेकंड सिचुएशन में, द एम्प्लॉय हैज क्लेम अंडर रॉन्गफुल डिसमिसल primarily the remedy of damages which will be equal to earning loss during the period of notice. Court will assess the justification. या एम्प्लॉयर ने बिना किसी वजह से या गलत निकाला है। वहां पे क्या होता है, दो सिचुएशन होती है। या तो कोर्ट ये फैसला करता है कि इसको वापस क्या कर लो, रख लो, या कोर्ट ये फैसला करता है जो नोटिस पीरियड में उसका नुकसान हुआ है क्योंकि इसका नोटिस पीरियड तो पूरा नहीं हुआ, तो नोटिस पीरियड के जो लॉसेस है वो इसको पूरे करके दे दो। जी बेटा अभी क्लियर है? तो मतलब अगर ठीक डिसमिसल हुआ है तो कोई मसला नहीं है, अगर रॉन्गफुल डिसमिसल हुआ है तो एम्प्लॉय को कंपेंसेट किया जाता है। वो कंपेंसेशन कुछ भी हो सकता है, रीइंस्टेटमेंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट भी हो सकती है, और वो जो कंपेंसेशन है लॉस ऑफ मनी भी हो सकता है जो कि उसको मिलना चाहिए था नोटिस पीरियड में। वो पैसे फिर कोर्ट जुर्माना करती है कंपनी को और वो पैसे कंपनी ने एम्प्लॉय को पे करने। Constructive dismissal. Constructive dismissal occur where the employer repudiates some essential terms of the contract of employment, thereby forcing employee to resign. Employer क्या करता है, कुछ essential terms को क्या करता है, repudiate करता है, खत्म करता है, जिसकी वजह से क्या हुआ, employee ने resign कर दिया। The law considers such resignation effectively as constructive dismissal. लॉ क्या कंसिडर करती है, आपने तो रिजाइन कर दिया, लेकिन वो लॉ क्या कंसिडर करती है, कंस्ट्रक्टिव डिसमिसल कंसिडर करती है। अगर आपने उसमें लिख लिया है कि आपके इन इन बातों की वजह से मैं रिजाइन कर रहा हूं, आपने मेरे लिए सरकमस्टांसेस ऐसे बना दिए हैं कि मैं रिजाइन करता हूं, अगर कोर्ट में आप ये साबित कर सके कि ये सरकमस्टांसेस मौजूद थे, तो ये क्या कहलाता है, कंस्ट्रक्टिव डिसमिसल कहलाता है। दिस मे अकर फॉर एग्जांपल बाय मोबिलिटी क्लॉज, term that entitle the employer to transfer the employee to any other location. अब होता क्या है, अगर मोबिलिटी क्लॉज मौजूद है तो फिर ये क्या कहलाता है, कंस्ट्रक्टिव डिसमिसल में नहीं आता। लेकिन अगर मोबिलिटी क्लॉज मौजूद नहीं है और आप उसको किसी ऐसे दूर दराज इलाकों में बेच दो और वो जाना नहीं चाहता, तो वो क्या करेगा, रिजाइन कर देगा। ये कंस्ट्रक्टिव डिसमिसल कहलाता है। Originally, if the mobility clause is the part of the contract, then this is valid. However, if the court consider mobility clause as invalid, as it would be effectively constructive dismissal. एक एग्जाम्पल देता हूं, फर्ज करें किसी को ये कहा जाए कि तुम क्या करो, मैंने तुम्हें लेट सपोज सेलेक्ट कर दिया है कि तुम सर्दियों में कराकोरम में क्या करो, ड्यूटी करो। ये मोबिलिटी क्लास है। अगर मोबिलिटी क्लास मौजूद भी है लेकिन वहां प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है काम करना, उसके लिए जिंदा रहना पॉसिबल नहीं है, तो वो क्या करेगा, इनकार ही करेगा। और क्या करेगा, समीर, चले मैं आसान एग्जांपल दे देता हूं
एक वार जोन है जहां पे लड़ाई हो रही है और किसी एम्प्लॉय की वहां पे क्या कर दी जाती है, लोकेट किया जाता है उस एम्प्लॉय को, तो वो क्या करेगा, रिजाइन करेगा ना। तो ये क्या कहलाता है, कंस्ट्रक्टिव डिसमिसल, के वार जोन में आप उसको बेच रहे हो। समीर अभी क्लियर है? हमजा, इफजाल, ठीक है। आगे है proving constructive dismissal. Employee must prove employer has committed a serious breach of contract. He left because of that very breach. He has not waived that breach. एम्प्लॉय ने ये साबित करना होगा कि एम्प्लॉयर ने बहुत बड़ा ब्रीच किया है, कॉन्ट्रैक्ट खत्म करता हूं मैं, और उसने ये जो जगह छोड़ी है, ये जो ऑर्गेनाइजेशन छोड़ी है, इस ब्रीच की वजह से छोड़ी है। एंड थर्ड, और वो एम्प्लॉयर को माफ नहीं करेगा। एग्जाम्पल ऑफ सीरियस ब्रीच, मैं यहां कुछ एग्जाम्पल सीरियस ब्रीच का बता देता हूं। नंबर 1, रिडक्शन इन पे, उसकी पे बिना किसी वजह के कम कर दी। चेंज इन नेचर ऑफ द जॉब, उसे पता है कि ये जॉब उसको नहीं आता, तो चले वे खुद ही क्या कर लेगा, रिजाइन कर देगा। फेलियर टू फॉलो प्रिस्क्राइब डिसिप्लिनरी प्रोसीजर, एम्प्लॉयर डिसिप्लिनरी प्रोसीजर्स को फॉलो नहीं कर रहा, उसको सुबह भी कह रहा है कि तुम काम करो, शाम को भी कह रहा है, या उससे पर्सनल काम भी करवा रहा है, वगैरह वगैरह। फेलियर टू प्रोवाइड सुटेबल वर्किंग एनवायरनमेंट, वर्क एनवायरनमेंट उसको सुटेबल नहीं दे रहा। फेलियर टू इम्प्लीमेंट ए प्रॉपर प्रोसीजर, और प्रॉपर प्रोसीजर्स को एम्प्लॉयर इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा। तो ये सारे के सारे सीरियस ब्रीचेस है। अगर इसके बेस पर एम्प्लॉय ने क्या किया, रिजाइन कर दिया, तो ये कंस्ट्रक्टिव डिसमिसल कहलाता है। नेक्स्ट वन, wrongful dismissal. Wrongful dismissal is common law concept. Whenever a person is dismissed in breach of employment contract, it is termed as wrongful dismissal in common law, whether it is for dismissing without notice or any other reason. किसी भी वजह से, विदाउट एनी नोटिस या किसी भी वजह से अगर उस एम्प्लॉय को डिसमिस किया गया, तो वो क्या कहलाता है, wrongful dismissal. Claimant will prove that he has suffered loss for the breach of contract. एम्प्लॉय ने ये प्रूव करना होगा कि उसने लॉस सफर किया है। The court generally award damages for the loss. और wrongful dismissal में आपको जनरल डैमेजेस क्या मिलते हैं, रेमेडी क्या मिलती है, जो लॉसेस है वो आपको वापस मिल जाते हैं। Thus, in case of dismissal without minimum notice, claimant will get damages for the loss of the notice period. जो नोटिस पीरियड के जो पैसे हैं वो उसको मिल जाएंगे। यहां तक कोई प्रॉब्लम? सही है। नेक्स्ट, जस्टिफाइड डिसमिसल, willful disobedience of the lawful order. अब एक लॉफुल ऑर्डर है जिसको हम जायज हिदायत कहते हैं, एक जायज ऑर्डर है, लेकिन एम्प्लॉय नहीं मान रहा, तो ये रॉन्गफुल डिसमिसल कर सकता है। फिर वो रॉन्गफुल नहीं होगा, फिर वो करेक्ट डिसमिसल होगा। फाइनेंशियल असॉल्ट, शेयरिंग सीक्रेट्स, कमीशन और ब्राइबरी, कुछ मिसकॉन्डक्ट किया है, वो फाइनेंशियल मिसकॉन्डक्ट भी हो सकता है, असॉल्ट भी हो सकता है। व्हाट डू यू मीन बाय असॉल्ट? जी, इसमें हैरेसमेंट भी आती है, इसमें और भी बड़ी चीजें आती है। ठीक है। नेक्स्ट, शेयरिंग सीक्रेट्स, सीक्रेट्स को शेयर करना,
अपने जी असॉल्ट में मैंने आपको कहा ना कि हैरेसमेंट भी आ जाती है, बाकी असॉल्टमेंट भी आ जाती है, मतलब इसमें बहुत सारी चीजें आ जाती है, आप सारे समझदार हो। शेयरिंग सीक्रेट्स को शेयर करना किसी ऐसे बंदे के साथ जिसके साथ नहीं शेयर करना चाहिए। कमीशन लेना काम के, तो आप एम्प्लॉयर से पैसे ले रहे हो ना, तो फिर वो काम करें, आगे कमीशन आप क्यों ले रहे हो? स्पेशली परचेज डिपार्टमेंट वाले जब परचेजेस करते हैं तो परचेजेस को तो उसके पैसे मिल रहे हैं, लेकिन वो क्या करता है, दुकानदार से कमीशन भी ले रहा होता है, विच ही इज नॉट इंटाइटल्ड टू। ब्राइबरी जी बेटा, फेयर एंड जस्टिफाइड एक ही है। ब्राइबरी रिश्वत लेना, पकड़ा गया रिश्वत लेते हुए तो उसको क्या किया, डिसमिस कर दिया, ये जस्टिफाइड डिसमिसल है। डिसऑनेस्टी, ब्रेकिंग ट्रस्ट, ये आप लोग समझदार हैं, समझते हैं। इनकॉम्पिटेंस और नेग्लेक्ट, लेक ऑफ स्किल ही क्लेम टू हैव, उसके पास स्किल्स नहीं है जो उसने इंटरव्यू में शो किए थे, तो इसलिए उसको निकाल दिया गया, ये जस्टिफाइड डिसमिसल है। ग्रॉस नेग्लिजेंस, एक ऐसी कोताही जिसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। इमोरलिटी, ओनली इफ इट इफेक्ट्स इट्स ड्यूटी और रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस, ऐसा इमोरलिटी जो उसके ड्यूटी को इफेक्ट करे, फॉर एग्जांपल ऑफिस में बैठे शराब पी रहा है, या रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस का रेपुटेशन खराब कर रहा है, तो उसको निकाल दी जाता है। नीचे आगे इमोरलिटी के एक और एग्जांपल, ड्रंकनेस, ओनली इफ इट इज सीरियस, लाइक इन ड्राइविंग, अगर ड्राइविंग में कोई ड्रंक होता है या एक पायलट है वो ड्रंक है, ये एक सीरियस ऑफेंस है। पायलट या ड्राइवर को किसी भी हालत में मतलब नहीं छोड़ा जाता कि वो ड्रिंक करे। रेमेडीज, लाइक ऑल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट द प्राइमरी रेमेडी इज डैमेजेस, सबसे पहली रेमेडी क्या है कि डैमेजेस दिया जाए, मतलब लॉस को क्या करे, पूरा करें। द इंजर्ड पार्टी नीड टू मिटिगेट इट्स लॉस, और जो इंजर्ड पार्टी है उसके लॉस को क्या किया जाए, कम से कम किया जाए। मिटिगेट का मतलब है कम करना। बेटा आपको ये बता दूं, रॉन्गफुल डिसमिसल में हमेशा से आपको पैसों के फॉर्म में चीजें मिल रही होती है, मींस आपका जो जॉब है वो वापस नहीं आता। इफ एम्प्लॉयर इज इंजर्ड पार्टी ही मे डिसमिस द एम्प्लॉय एंड विदहोल्ड हिज वेजेस, अगर एम्प्लॉयर क्या है, इंजर्ड पार्टी है, तो एम्प्लॉय के जो वेजेस है वो रोक सकता है। If employee is sharing the secret papers and information, he may file for recovery of secret document and claim of injury, injunction to restrict him.
दो चीजें, अगर उसके पास सीक्रेट इंफॉर्मेशन है तो उसको रोका जाता है कि वो डॉक्यूमेंट भी वापस कर दे और वो सीक्रेट को किसी और की तरफ ट्रांसफर भी ना करे, रोकते हैं। आप देखते हैं ना पाकिस्तान में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को ये कहा जाता है कि तुम किसी और जगह नौकरी न करना, कहते हैं ना? ये बताएं। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ एक ऐसा ओहदा है चले मैं बता देता हूं। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ एक ऐसा ओहदा है जिस पर कभी भी क्या करना चाहिए, उसको किसी और जगह नौकरी की इजाजत नहीं देनी चाहिए, क्योंकि उसके पास पूरे मुल्क के सलामती के सीक्रेट्स होते हैं। ठीक है, अब आपको बता दूं, हमारा जो भी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रिटायर होता है वो पाकिस्तान में नहीं रहता जी। रिटायरमेंट के बाद भी उसको क्या करना चाहिए, रोकना चाहिए कि वो किसी और जगह एम्प्लॉयमेंट ना करे, वरना पाकिस्तान के सारे रास्ते तो उधर वो बता देंगे। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में ऐसा नहीं है, पूरी दुनिया में ये रिवाज है, पाकिस्तान में नहीं है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को नौकरी की जरूरत नहीं होती, उसको फिर गवर्नमेंट कंपेंसेट कर रही होती है कि तुम किसी और जगह नौकरी ना करो। एनीहाउ, बड़ी बातें हैं, ये हमारी समझ से दूर है। एम्प्लॉयमेंट ट्राइब्यूनल एंड इट्स वर्किंग। The objective of an employment tribunal is resolved any employment related disputes. एम्प्लॉयमेंट ट्राइब्यूनल का काम क्या है कि कोई भी अगर डिस्प्यूट है तो उसको रिजॉल्व किया जाए। दे हैव jurisdiction for all employment related disputes such as wrongful, unfair and redundancy. उनके पास ये पावर है कि वो तमाम डिस्प्यूट्स को सुन सकते हैं, चाहे वो रॉन्गफुल हो, चाहे वो अनफेयर हो, चाहे वो रिडेंडेंसी से रिलेटेड हो। ईदर दे वुड बी हर्ड इन सिविल कोर्ट, अर्लियर दे वुड बी हर्ड इन सिविल कोर्ट, पहले वो सिविल कोर्ट में सुना जाता है। ट्राइब्यूनल का मतलब ये है कि एक ऐसा इदारा जो आपके प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करता हो, ये ट्राइब्यूनल कहलाता है। इन अदर वर्ड, मैं ट्राइब्यूनल को ये समझ लूं कि एक कोर्ट की तरह एक ऐसा इदारा जो आपके मसलों को सुने, ये ट्राइब्यूनल कहलाता है। असामुद्दीन, सही है। A hearing is normally done with the employment judge and two individual. Hearing कैसे होती है? एक employment judge होता है और दो और लोग होते हैं। Each side makes its case and a decision is made. दोनों साइड्स को सुना जाता है और उसके बाद डिसीजन लेते हैं। These tribunals generally encourage mediation, और ये नॉर्मली क्या इनकरेज कर रहे हैं कि बीच में कोई रास्ता निकाला जाए। The general procedure of the court is 3 stages. 3 stages होते हैं। पहला स्टेज, one party submits its claim form and the other party submits its response form. जज को क्या करते हैं, एक क्लेम फॉर्म दे देते हैं जिसके बदले में जज दूसरे को फॉर्म भिजवा देता है कि तुम इस पर रिस्पॉन्स भेजो। फिर दूसरा स्टेज आता है कॉल्ड शिफ्ट स्टेज। शिफ्ट स्टेज क्या है? जज विल रिव्यू द डॉक्यूमेंटेशन एंड डिसाइड वेदर द केस शुड बी हर्ड। जज ये फैसला करता है रिव्यू करने के बाद कि क्या ये केस सुनना जरूरी है या ये केस ना सुना जाए। ये वैसे ही बाय द वे क्लेमेंट ने क्या किया हुआ है, क्लेम किया हुआ है। देन अ प्रिलिमिनरी हियरिंग इज डन वेयर मेडिएशन एफर्ट, केस डेट्स एंड प्रोसीजर्स आर फाइनलाइज्ड। एक पहली हियरिंग होती है जिसमें दोनों को कहते हैं यार आपस में कुछ तय कर लो, नहीं होता
तो केस डेट डिसाइड किया जाता है और प्रोसीजर फाइनलाइज कर दिया जाता है. इफ बोथ पार्टी settle the dispute, then it's considered as final hearing and the case is disposed of. अगर दोनों पार्टीज मान जाती है तो ये फाइनल हियरिंग है और केस खत्म हो जाता है. Otherwise, a final hearing is set with tribunal which then decides the case. वरना ट्राइब्यूनल में ये केस सुना जाएगा और उसके बाद डिसाइड करेंगे कि किसके हक में ये फैसला आना चाहिए. नेक्स्ट है अनफेयर डिस्मिसल. जी समीर, थैंक यू के बाद वेलकम भी मैं बोल देता हूं.